हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी पेडागोजी, और हिंदी पेडागोजी में आज हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इससे पहले हम 2-3 क्लास कर चुके हैं हिंदी पेडागोजी के अंदर। ठीक, तो आज बात करेंगे हम रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी लैंग्वेज लर्निंग में ग्रामर का कितना रोल होता है या फिर इसकी भूमिका कितनी होती है अधिगम में, यानी भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, आज हम जानेंगे। तो बात करेंगे पहले बिंदु की, भाषा का व्याकरण ही भाषा का मूल रूप होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाषा की जड़ है वो व्याकरण ही है, व्याकरण से ही भाषा बनी है। ठीक, तो भाषा का व्याकरण ही क्या होता है, भाषा का मूल, मतलब भाषा की जड़ है, मूल रूप होता है। दूसरा, व्याकरण के बिना भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर व्याकरण नहीं होती तो भाषा उत्पन्न ही नहीं होती। भाषा व्याकरण से निकली है, अगर व्याकरण नहीं होगी तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, तो व्याकरण के बिना क्या होगा, भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तीसरा है, भाषा में सदैव परिवर्तन होता रहता है। तो भाषा में परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है। बच्चा छोटा होता है तो बच्चा कुछ शब्द बोलता है तो उतार चढ़ाव, लय, भाषा प्रवाह कुछ नहीं समझ पाता है। या भाषा में जैसे कहते हैं ना मल्टीलैंग्वेलिज्म, बहुभाषिकता का सीखना, या फिर हम कह सकते हैं कि भाषा में जैसे बाइलिंगुअल बोलते हैं, 2 भाषाओं को मिलाकर बोलते हैं, तो भाषा में बदलाव करते रहते हैं हम अपने अनुसार। तो भाषा में सदैव परिवर्तन होता रहता है। भाषा एक जैसी नहीं बोली जाती, भाषा में कुछ ना कुछ हम परिवर्तित करते रहते हैं अपने अनुसार। भाषा के इस परिवर्तन को नियंत्रण रखने का कार्य व्याकरण ही करता है। जैसे हम अपनी भाषा अपने अनुसार बोलते हैं, कुछ भी अपने भाषा में कुछ भी नया ऐड करते हैं, कुछ भी शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसमें भाषा का मूल रूप ना खो जाए, भाषा का अस्तित्व ना खो जाए, इसके लिए हमें ग्रामर का सहारा लेना पड़ता है। और ग्रामर ही हमको याद दिलाती है कि शुद्ध रूप क्या है भाषा का। भाषा पर नियंत्रण रखने का, कंट्रोल रखने का काम करती है क्या, ग्रामर। तो ग्रामर हमें समय समय पर ये याद दिलाती है कि भाषा का मूल रूप या भाषा का शुद्ध रूप ये है। हम अपने अनुसार किसी तरीके से बोल लेते हैं, ठीक है, तो शुद्ध को अशुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध, हम कुछ भी अपने अनुसार बोल सकते हैं। लेकिन जब हमारी मानक भाषा के रूप में, मानक भाषा जो हमारी शुद्ध भाषा, लिखित भाषा जो होगी, जो मान्य होगी, तो मानक भाषा के रूप में हमें व्याकरण को पकड़ना पड़ेगा, या व्याकरण हमको याद दिलाएगी कि भाषा का ये मानक रूप है या भाषा का ये शुद्ध रूप है। व्याकरण से ही भाषा में शुद्धता आती है। तो जैसे अभी बात कर चुके हैं, जो मानक भाषा होगी या फिर शुद्ध भाषा होगी वो व्याकरण से जुड़ी होगी, यानी व्याकरण से निकली होगी, उसी को हम शुद्ध भाषा मानेंगे। तो व्याकरण से भाषा में शुद्धता आती है। व्याकरण से विभिन्न ध्वनियों व रूपों का ज्ञान होता है। तो व्याकरण क्या करती है, व्याकरण से हमको विभिन्न ध्वनियों, ठीक है, साउंड्स, और विभिन्न रूपों का ज्ञान होता है। ठीक, आगे बात करेंगे। ऐसे ही अगला है, व्याकरण के बिना भाषा शिक्षण क्या है, एक कठिन कार्य है। अगर व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा का प्रयोग करना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक, तो व्याकरण के बिना क्या है, शिक्षण, जो भाषा शिक्षण है वो कैसा कार्य है, कठिन कार्य है। बच्चों को भाषा के नियम सिखाने के लिए व्याकरण की अति आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो बच्चे को क्या, भाषा सिखाने के लिए व्याकरण के नियम पढ़ाना आवश्यक होता है, यानी भाषा के नियम सिखाने होंगे बच्चे को, तो हमें व्याकरण का सहारा लेना पड़ेगा। नोट, विशेष बात यह है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं 1 to 5th, तो इन बच्चों को क्या है, व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बच्चे को जो शिक्षक होगा उसको व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता। ठीक, और जो अपर प्राइमरी के बच्चे होते हैं
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण क्या होता है, व्याकरण शिक्षण प्रारंभ हो जाता है, यानी व्याकरण शुरू करा दी जाती है अपर प्राइमरी में बच्चे जब पहुंचते हैं। ठीक, और प्राइमरी स्तर पर व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो विशेष बात यह है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम। अब बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की कुछ विधियों की। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम निगमन विधि की, डिडक्टिव मेथड की। तो निगमन विधि क्या कहती है? यह विधि रटने पर, किस पर? रटने पर आधारित होती है। ठीक, रटने पर आधारित होती है। इसे शिक्षक छात्रों को क्या करते हैं? या तो मौखिक रूप में भाषा के नियम बता देते हैं, या फिर रटने के रूप में क्या करते हैं, जैसे कोई पुस्तक में कुछ पढ़वाना हो, कहानी वगैरह, तो रटने के लिए बोल देंगे। बच्चा समझने की क्षमता थोड़ी कम रखता है, वो रट कर आनंद लेता है। कविता दीजिए बच्चे को तो कविता को बच्चा रट लेगा। गिनती बच्चा रट कर सीखता है, पहाड़े भी रट कर सीखता है, इत्यादि क्या करता है बच्चा? रट कर सीखता है। तो ऐसा कार्य शिक्षक देते हैं बच्चों को, तथा विद्यार्थी उन नियमों को, जो नियम कुछ बताए जाते हैं बच्चे को, सिद्धांत, नियम व सिद्धांतों को रट लेते हैं। जैसे कि पुस्तक पढ़ने को कहा बच्चे को, कविता, कहानी, गिनती, पहाड़े, तो ये कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, इनको बच्चे रट कर याद करते हैं, यानी रट कर सीखते हैं। पहाड़े बच्चे रट कर सीखते हैं, ना कि समझ कर। ठीक, तो इस विधि का, कौन सी विधि का? जो निगमन विधि है, डिडक्टिव मेथड है, इसका क्या होता है? इस विधि में चिंतन का, निरीक्षण का और उपयोग का आदि का अभाव पाया जाता है। ठीक, तो जब रटेंगे बच्चे तो इसमें चिंतन कहाँ कर पाएंगे? चिंतन का अभाव हो जाएगा, ना निरीक्षण कर पाएंगे और ना ही इसका उपयोग कर पाएंगे ठीक से। यानी उपयोग का, जब निरीक्षण, समझ, इन चीज़ों का अभाव होगा तो उपयोग भी अपने दिमाग से नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये होता है निगमन विधि। निगमन विधि को कहते हैं हम नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, तो ये होती है निगमन विधि। आगे बात करेंगे हम आगमन विधि की। दूसरी विधि है आगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड। तो इसमें क्या होता है? आगमन विधि में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, तब नियम की ओर बढ़ते हैं। तो इस विधि का अन्य नाम होता है उदाहरण से नियम की ओर। तो ये विधि कैसी है? यह एक व्यवहारिक विधि है। व्यवहारिक विधि क्यों है? जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं या बच्चे को कुछ समझा रहे होते हैं तो हम तुरंत उदाहरण देने लगते हैं, जैसे ये, जैसे वो, सपोज दैट, ये आपने ये देखा होगा, तो इसी की तरह। तो बच्चे को हम उदाहरण दे देकर समझाते हैं, तो उसके जो व्यवहार से संबंधित जो वस्तु होती है या फिर कोई उसके समाज का जो भी हिस्सा होता है इर्द गिर्द, उसके उदाहरण देते हैं। तो ये विधि हो जाती है व्यवहारिक, यानी उसके व्यवहार से संबंधित विधि हो जाती है। तो ये आगमन विधि कैसी होती है? व्यवहारिक विधि होती है। इसमें बच्चे कुछ उदाहरणों के आधार पर क्या करते हैं? स्वयं नियम बनाते हैं। और क्या होता है? इस विधि में बच्चे निम्न कारणों से गुजरते हैं। अब कौन कौन से कारणों से गुजरते हैं इसकी बात करेंगे। तो यह विधि, जो आगमन विधि है, सर्वप्रथम बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब इस विधि में, जो आगमन विधि है, इसमें सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण पेश किए जाएंगे, तब जाकर के नियम की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे ही निरीक्षण के दौरान, जब निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण के दौरान बच्चों को क्या करते हैं? तो बच्चों को जो समानताएं मिलती हैं, जब जैसे कहते हैं ना कि जैसे वो होता है, ये होता है, उसको देखिए, ऐसा करिए, इसी के जैसा ये होता है, तो बच्चे उसका निरीक्षण करेंगे, जिसका उदाहरण दे रहे थे उस पर विचार करेंगे। फिर जो हम उस उदाहरण से जोड़ के नया ज्ञान दे रहे हैं तो उस पर विचार करेंगे बच्चे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो जब उनका निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के दौरान बच्चों को जो कुछ समानताएं मिलती हैं, वे उन्हें क्या करती हैं? वे उन्हें
नियम के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन करते हैं? बच्चे। तो वे जो बच्चे होते हैं उन समानताओं को नियम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत, या सामान्यीकरण कह सकते हैं इसको। ठीक, तो ये क्या होता है आगमन विधि? इसमें पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण के तरीके से हम उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, इसीलिए इसको व्यवहारिक विधि भी कहते हैं। ऐसे ही इस विधि में जब निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षण के दौरान जो समानताएं मिलती हैं तो क्या करते हैं? उन समानताओं को देखते हुए उनके कुछ नियम बना लिए जाते हैं। ठीक, और अंत में क्या होता है? अंत में उन नियमों का क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। ठीक, जो आगमन विधि है इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका उदाहरण से नियम की ओर। ठीक, तो अब इसे साथ साथ में जानते हैं निगमन विधि और आगमन विधि में क्या अंतर है और इनको अन्य नामों से किस तरह से जानते हैं। तो निगमन विधि की बात करें तो इसका क्या नाम है? नियम से उदाहरण की ओर, यानी ये नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। और जो आगमन विधि है ये चलती है उदाहरण से नियम की ओर। पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर इनके नियम बनाए जाते हैं। और ये जो निगमन विधि है ये कैसी है? ये परंपरागत विधि है। ठीक, तो परंपरागत विधि कौन सी है? या पुरानी विधि कह सकते हैं। कौन सी है? निगमन विधि। और आगमन विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए ये कैसी है? नवीन विधि है ये। और जो निगमन विधि है ये कैसी है? प्रत्यक्ष भाषा विधि, यानी रटंत प्रणाली वाली जो विधि है, या कह सकते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड। तो इसमें क्या है? डायरेक्ट सीखते हैं, इसमें प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, रटंत करके रटकर सीखते हैं इसमें। तो इस विधि को हम प्रत्यक्ष भाषा विधि भी कहते हैं। किसको? निगमन विधि को। जबकि जो आगमन विधि होती है ये होती है कैसी? व्यवहारिक विधि। ठीक, तो ये हो गई निगमन और आगमन विधि। अब आगे बात करेंगे अगली विधि की। तीसरी विधि है हमारी प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंट मेथड। तो ये विधि कैसी होती है? यह विधि आगमन विधि से मिलती जुलती होती है, यानी ये उससे मिलती जुलती है। किससे? आगमन विधि से, क्योंकि इसमें प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नियम की ओर बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नियम सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो आगमन विधि में उदाहरण दे के और फिर नियम सिद्ध करते हैं। तो ये आगमन विधि से मिलती जुलती है। ठीक, इसमें क्या करते हैं? जो प्रयोग विधि है इसमें आंकड़ों उदाहरणों का प्रयोग करके क्या करते हैं? इसमें कंक्लूजन निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये विधि हो जाती है आपकी प्रयोग विधि, यानी एक्सपेरिमेंट मेथड। चौथी विधि है हमारी भाषा संसर्ग विधि, यानी भाषा के संदर्भ में भाषा संसर्ग विधि। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में बच्चों को विद्वान लेखकों की कृतियां, उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, कुछ पुस्तकें इत्यादि पढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चे क्या करें? भाषा के सही रूप को जान सकें। तो ये जो लेखकों से, विद्वानों से संबंधित जो कृतियां, रचनाएं या पुस्तकें जो पढ़ाई जाती हैं जिनसे भाषा में इम्प्रूव हो सके बच्चे के में, तो ये प्रयोग होती है कौन सी? ये होती है भाषा संसर्ग विधि के नाम से। तो ये हो गई आपकी चौथी विधि। आगे बात करेंगे अगली विधि है हमारी डायरेक्ट मेथड, यानी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से कैसे बच्चा सीखता है? इस विधि में बच्चों को क्या करते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं, उनको डायरेक्ट सिखाया जाता है। अर्थात बच्चों को विद्वान लेखकों तथा वे लोग जिन्हें भाषा से संबंधित पढ़ रहे हैं ना हम, डायरेक्ट भाषा विधि, यानी वे लोग जिन्हें भाषा पर पूर्ण अधिकार हो, यानी पूर्ण अधिकार प्राप्त हो, उनसे बच्चों को क्या कराएं? उन बच्चों से बातचीत के अवसर दिए जाएं। तो बच्चों को जब उन लोगों से, किनसे? जो विद्वान हैं, लेखक हैं, या फिर वे लोग जिनको भाषा अच्छे से आती है, जिन्हें भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, तो उनसे बच्चों को अवसर दिए जाएं बातचीत करने के। तो बातचीत के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह विधि कैसी है? यह विधि अनुकरण पर आधारित है। जो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट लैंग्वेज मेथड जो होता है,
तो उसमें क्या है, बच्चे को डायरेक्ट सिखाया जाता है। बच्चे से कहते हैं बोलो एलिफेंट, तो बच्चा बोलता है एलिफेंट। बोलो एप्पल, तो बच्चा बोलता है एप्पल। तो कुछ भी बुलवाते हैं, ये किसी भी भाषा का शब्द बुलवाएंगे तो बुलवाएंगे और इमिटेशन करेगा बच्चा, यानी अनुकरण करेगा। तो क्या है, बच्चा डायरेक्ट सीखेगा। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है ये किस पर आधारित है, ये अनुकरण पर आधारित है। यह विधि कैसी है, यह विधि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ठीक, तो ये किस पर आधारित है, ये विधि ये अनुकरण पर आधारित है और ये विधि व्यवहारिक है। कौन सी, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। ऐसे ही अगली विधि की बात करेंगे। अगली है हमारी खेल विधि यानी प्ले मेथड। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इस विधि में बच्चे क्या करते हैं, इस विधि को बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चे रुचि लेते हैं और खेल के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाया जाता है, शब्द भेद सिखाते हैं बच्चों को, लिंग भेद करना सिखाते हैं बच्चों को, वचन सीखते हैं, संज्ञा सर्वनाम इत्यादि का ज्ञान कराया जा सकता है। और बच्चे खेल विधि को सबसे ज़्यादा, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कौन सी, खेल विधि। इसके माध्यम से भी बच्चों में भाषा भंडार, शब्द भंडार का विकास होता है, भाषा में भाषाई कौशल का विकास होता है। तो इसमें जो कुछ खेल होते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों को कुछ शब्दावली कह सकते हैं, शब्द भंडार कह सकते हैं, इन चीज़ों का ज्ञान होता है और बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं किसमें, खेल विधि में। तो ये थी व्याकरण शिक्षण से संबंधित कुछ विधियाँ। ठीक, तो ये हो गई हमारी कुछ विधियाँ। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।